Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों की श्रृंखला में हम आज रूसो की चर्चा करेंगे। जहाँ जाक रूसो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकारों में एक सर्वप्रमुख सिद्धांतकार हैं और इस लिहाज से उन्होंने जो विचार सामने रखे हैं उनका भी सिर्फ राजनीतिक दर्शन पर ही नहीं बल्कि राजनीति यानी कि जो वास्तव में दुनिया में चीज़ें घटित हुईं उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी उस पर रूसो के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव था। रूसो ने एक हद तक लोकतंत्र की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफदारी की। कुछ लोग यह मानते हैं कि रूसो के विचारों से एक सर्वाधिकारवादी या तानाशाही शासन के उभरने की भी संभावनाएं हैं। रूसो के विचारों की कई तरीके से आलोचना भी होती रही है। आज हम जाक रूसो के जीवन के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। रूसो के बारे में जब मैंने यह कहा कि ये एक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार हैं, तो हम इन्हें जब हम इनके विचारों का अध्ययन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस बात को आपके सामने बिल्कुल साफ तरीके से रख पाएँ कि किस तरह से इनके विचार हॉब्स से और जॉन लॉक से अलग हैं। हॉब्स और जॉन लॉक दोनों ही एक खास तरीके से अपने विचारों को और एक खास तरीके के संप्रभु के विचार को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांतकार के रूप में हम इन तीनों लेखकों, तीनों विचारकों थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो के लेखन में कुछ तरह की समानताएं भी देख सकते हैं। तीनों के लेखन में ही प्राकृतिक अवस्था का एक चित्रण सामने आएगा। उस प्राकृतिक अवस्था की कुछ बाध्यताओं के कारण लोग सामाजिक समझौते की ओर जाते हैं और फिर एक खास तरीके से संप्रभु का उभार होता है। तो हम इन सभी पहलुओं पर एक निगाह डालने की कोशिश करेंगे, पर हमारी कोशिश होगी कि हम रूसो के लेखन के अन्य तरह के आयामों को भी आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आज की हमारी जो पूरी चर्चा होगी वह कुछ खास बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसमें सबसे पहले हम रूसो का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम रूसो की महत्वपूर्ण कृतियों की बात करेंगे। रूसो और रोमांटिसिज्म से जो उनका ताल्लुक़ है उसके बारे में हम कुछ विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और फिर प्राकृतिक भिन्नताओं और सामाजिक असमानताओं के बारे में रूसो के जो विचार हैं उसकी चर्चा की जाएगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को फिर से आधुनिक समाज में लाने के बारे में जो विचार रखा है और जिसके माध्यम से वो जनरल विल या सामान्य इच्छा की उत्पत्ति की बात करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर रूसो की आदर्श शासन व्यवस्था जो थी वो किस तरीके की एक आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में विचार रखते थे, उस पर भी हम एक निगाह डालने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम रूसो के अंतर्विरोधों या उनकी कमियों पर ध्यान देंगे। जाक रूसो जो है उनका जन्म 1712 में जिनेवा में हुआ था। जिनेवा उस समय एक गणतंत्रीय नगर राज्य था और बड़े राजतंत्रीय शासनों से घिरा हुआ था। रूसो की माता एक उच्च वर्ग के परिवार से आती थीं, वहीं उनके पिता घड़ी बनाने का काम करते थे। रूसो के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनका लालन पालन किया, लेकिन जब रूसो 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें और जिनेवा शहर दोनों को ही छोड़ दिया। उनके माता के भाई उन्हें अपने साथ ले गए और अपने ममेरे भाई के साथ रूसो ने एक प्रसिद्ध स्कूल में शिक्षा हासिल की। बाद में उनके मामा का लड़का सेना में प्रशिक्षण के लिए चला गया, लेकिन रूसो को अपनी जीविका के लिए 13 वर्ष की उम्र में एक नक्काश के यहाँ काम करना पड़ा। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह काम छोड़ दिया तथा कैथोलिक धर्म को अपना लिया। इसके कारण उनकी जिनेवा की नागरिकता खत्म हो गई। उन्होंने विभिन्न यूरोपीय शहरों की यात्रा शुरू कर दी। उनका आरंभिक जीवन कम से कम इस वर्णन से यह बात साफ होती है कि काफ़ी उथल पुथल से भरा हुआ था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई औपचारिक शिक्षा या विश्वविद्यालय का प्रशिक्षण नहीं था।
रूसो ने अपने प्रयास से खुद को शिक्षित किया तथा अपनी संगीत की प्रतिभा के आधार पर खुद को पेरिस शहर में स्थापित किया। यहाँ उनकी मित्रता दिदरो और डी एलम्बार्ड जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों से भी हुई और वे एनसाइक्लोपीडिया में लिखने लगे। बहरहाल 1756 में जब वे अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे तो उन्होंने पेरिस छोड़ दिया और वे एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बस गए। यही उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल जैसी अपनी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की। ये दोनों ही पुस्तकें 1762 में प्रकाशित हुईं। फ्रांस की संसद ने इन दोनों पुस्तकों की निंदा की। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आगे विचार करेंगे। इसके कारण रूसो को फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड भागना पड़ा। वे 1 वर्ष तक इंग्लैंड में भी रहे, लेकिन फिर 1767 में ये फ्रांस लौट आए। 1778 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जीवन का आरंभिक दौर तो उथल पुथल से भरा था ही, लेकिन आरंभिक दौर के बाद जब हम ये अपने जीवन के आखिरी दौर में पहुँचे तब भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये काफ़ी हद तक अस्वस्थ रहने लगे थे। तो इनके जीवन की जो ये पूरी पद्धति थी जिसमें कि वो प्रसिद्धि के चरम पर भी पहुँचे, जहाँ उन्हें समाज की काफ़ी निंदा का भी सामना करना पड़ा। तो उन सब की बुनियाद में जो मुख्य चीज़ थी वो ये थी कि रूसो हमेशा ही लीक से हटकर सोचने वाले व्यक्ति थे और यही इनके चिंतन को एक विशिष्टता प्रदान करती है। और इनके लेखन में और इनके जीवन शैली में हम कई बार कुछ खास तरह के अंतर्विरोध भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये सभ्यता के मानकों के रूप में थिएटर की आलोचना करते हैं, पर खुद लगातार थिएटर की ओर ही जाते थे, यानी कि थिएटर में इनकी खासी रुचि थी। इसी तरीके के कई बहुत सारे अंतर्विरोध इनके जीवन में और लेखन में मौजूद हैं और शायद इसी के कारण इनके जीवन में कई तरह की हम उथल पुथल को भी देख सकते हैं, जहाँ पर ये जीवन एक तरीके से जीते हैं, पर जब वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो बहुत ही रैडिकल तरीके से चीज़ों को रखते हैं, जिसके कारण से उनके समय में लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए। बहरहाल अगर हम रूसो की महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो उसमें वो शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ लंबे निबंध लिखे और फिर कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुईं। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंसेस ये 1750 में उन्होंने लिखा। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये 1755 में लिखा। इंसाइक्लोपीडिया के लिए उन्होंने कुछ लेख लिखे, इसमें एक पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रसिद्ध है। एमाइल पुस्तक की रचना उन्होंने 1762 में की, जो कि शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इसी साल प्रकाशित किया और फिर 1771 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड की रचना की। रूसो ने कई आत्मकथात्मक कृतियाँ भी लिखीं। इसमें सबसे प्रसिद्ध कॉन्फेशंस है, जो उनकी मृत्यु के बाद 1782-89 में 2 भागों में प्रकाशित हुई। 1776 में उन्होंने रूसो जज ऑफ जॉन जाक की रचना की। इसमें रूसो ने अपने रूसो नाम के चिंतक के काम का विश्लेषण किया और उसके बारे में अपना निर्णय दिया। यानी कि अगर हम दार्शनिक लेखन की बात कर दें तो कोई दूसरे तरह के लेखन में भी रूसो पारंगत थे और उसमें उन्होंने जिन कृतियों की रचना की वो लेखन भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा। रूसो के जो अगर हम रोमांटिकवाद या रोमांटिसिज्म से उनके संबंधों की बात करें तो यह उनका जो निबंध था डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसके लिए उन्हें एकेडमी ऑफ डिज़ाइन पुरस्कार मिला था, उसमें ये विचार काफ़ी साफ तौर पर सामने आते हैं। इसमें रूसो प्राकृतिक व्यक्ति और तार्किक व्यक्ति की अवधारणा को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार जिस अनुपात में कला और विज्ञान का विकास हुआ उस अनुपात में हमारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका था, तो या भ्रष्ट हो चुका है। तो कला और विज्ञान के विकास को वो मनुष्य के दिमाग को भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। कला और विज्ञान ने हमारी वास्तविक खुशी में कोई वृद्धि नहीं की, इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है। और उन्हें यह भी कहा उन्होंने कि यदि सभ्यता को कला और विज्ञान के विकास के बराबर माना जाता है तो सभ्यता ही मनुष्य की गिरावट के लिए जिम्मेदार है। रूसो ने यह कहा कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि जहाँ भी कला और विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ वहाँ नैतिकता का क्षरण हुआ। यहाँ जो रूसो जिस बात पर जोर देना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य जब प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में था, और वो किस रूप में था इसके जरा और विस्तार में हम कुछ देर बाद विचार करेंगे, विस्तार में हम इसके बारे में विचार करेंगे तब जब हम
रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनका मुख्य तर्क है वो ये है कि जब वो मनुष्य प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में होता है तब वो सहज होता है, तब वो प्रकृति के नज़दीक होता है, तब वह छल कपट से दूर होता है। लेकिन जैसे जैसे कला और विज्ञान और दूसरी कई सारी चीज़ों का विकास होता है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, मनुष्य के अंदर इस तरह के छल कपट की भावना आ जाती है। मनुष्य के अंदर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की भावना आ जाती है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है और वह महसूस तो करता है कि वह स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहा है, वह सुविधाओं की ओर आगे बढ़ रहा है, पर असल में वह एक ख़ास तरीके से गुलामी की ओर या जंजीरों की ओर बढ़ता जाता है। तो मनुष्य का की जो जंजीरें हैं उन्हीं का वर्णन रूसो ने अपने लेखन में किया। बहरहाल जब रूसो का यह निबंध प्रकाशित हुआ तो इसकी तीखी आलोचना हुई। आलोचना का मुख्य आधार यह था कि रूसो जिस तरीके से कला और विज्ञान की निंदा कर रहे हैं, सभ्यता की निंदा कर रहे हैं, उसमें वे इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि किस तरीके से सभ्यता का जो धीरे 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 करके विकास हुआ है, उस विकास ने जो मानवता थी या जो मानव जीवन की जो स्थिति थी, जो कि ज़्यादा क्रूर थी, ज़्यादा वहशी थी, ज़्यादा जघन्य किस्म की हिंसा जिसमें होती थी, उससे मनुष्यों को बढ़ाकर आगे बढ़ाकर एक सभ्य जीवन की ओर ले जाने का काम किया है। तो रूसो के बारे में कहा गया कि वो इस ऐतिहासिक विकास को पूरी तरीके से अनदेखा कर दे रहे हैं और मनमाने तरीके से यह तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि कला ने और विज्ञान ने या सभ्यता के विकास ने मनुष्यों को तार्किक मनुष्य बनाया है और इस लिहाज से उन्हें भ्रष्ट किया है। बहरहाल रूसो ने इन बातों का जवाब दिया और ये जवाब जो है बाद के उनके कई सारे लेखन में भी सामने आए। रूसो ने यह कहा कि मनुष्यों के भ्रष्ट होने के लिए निजी संपत्ति और असमानता जिम्मेदार है। कला और विज्ञान से ज़्यादा इनके कारण मनुष्यों का नैतिक क्षरण हुआ। तो ये निजी संपत्ति और असमानता का जो रूसो का विचार है वो बाद में और मजबूती से सामने आता है। लेकिन अगर हम रूसो के बाद के लेखन, मिसाल के तौर पर एमाइल पर ध्यान दें तो यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी कि रूसो इस बात को रेखांकित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो शिक्षण होना चाहिए वो प्रकृति के निकट रहकर होना चाहिए। मनुष्य जितना ज़्यादा प्रकृति से दूर होता है उतना ज़्यादा वो अपने स्वाभाविकता से दूर होता है, उतना ज़्यादा वो अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता से दूर होता है। इसीलिए अगर हम एमाइल पुस्तक को देखें तो उसमें वो यह बताते हैं कि किस तरह की एक आदर्श शिक्षा एमाइल नामक लड़के को दी जानी चाहिए और उसके बारे में पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि किस उम्र में उसे किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। और एक लंबे समय तक यानी कि किशोर वय तक वो ये चाहते हैं कि उसकी पूरी शिक्षा प्रकृति के संगत में रहकर हो, प्रकृति के नज़दीक रहकर हो, न कि आधुनिक किस्म के बने स्कूलों की चारदीवारी के भीतर। तो इस लिहाज से हम यह देख सकते हैं कि वो प्रकृति से दूर होने को मनुष्यों की स्वाभाविकता से दूर होने के बराबर मानते हैं और वह यह मानते हैं कि यह मानवता के सबसे गंभीर संकट का एक बड़ा कारण है। रूसो ने प्राकृतिक भिन्नताओं और सामाजिक असमानताओं की भी इसी संदर्भ में चर्चा की। रूसो ने अपने निबंध डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में प्राकृतिक भिन्नताओं और सामाजिक असमानताओं के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। सेकेंड डिस्कोर्स में रूसो मुख्य रूप से यह रेखांकित करते हैं कि उम्र, शारीरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता में अंतर प्राकृतिक भिन्नताओं के रूप में होता है। यानी ये ऐसे अंतर होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं और मनुष्य के रूप में हम चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, व्यक्ति की जब उम्र बढ़ेगी तो वो अपने से कम या ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों से अलग होगा। लोगों के भीतर शारीरिक शक्ति की में भी अंतर होता है, कुछ लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, कुछ ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। लोगों की बुद्धिमत्ता में भी अंतर होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ लेता है, कोई व्यक्ति उतनी आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाता। लेकिन ये सब ऐसी भिन्नताएँ हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं और इसमें रूसो बहुत कुछ समस्यापूर्ण नहीं पाते हैं। लेकिन वे ये कहते हैं कि संपत्ति और शक्ति तथा नैतिक और राजनीतिक असमानताएं प्राकृतिक भिन्नताओं से जुड़ी नहीं होती हैं। जहां हॉब्स और लॉक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक समानता की बात करते हैं, वहीं रूसो प्राकृतिक भिन्नता को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आपको यह बात याद होगी कि जब हम लोग लॉक और हॉब्स की चर्चा कर रहे थे तो उनकी प्राकृतिक अवस्था में जिस मनुष्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है
वह मनुष्य एक तरीके से एक दूसरे से समान है। लॉक कहते हैं कि सभी तार्किक रूप में हैं और वो एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं, उनके भीतर एक तरह की समझ होती है, तार्किकता होती है। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान होते हैं प्राकृतिक रूप से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी की शारीरिक क्षमता समान होती है, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत है तो दूसरा व्यक्ति बुद्धिमत्ता के स्तर पर बहुत मजबूत होता है। तो इस लिहाज से सब में एक तरह की समानता की स्थिति आ जाती है। लेकिन यहाँ जो रूसो के अगर हम वर्णन पर आए तो वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक स्तर पर जो लोग होते हैं उनमें भिन्नता होती है, लेकिन हम इन भिन्नताओं को समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। और वो यह कहते हैं कि संपत्ति और शक्ति की असमानताएं सिर्फ समाज में उत्पन्न होती हैं और रूसो इन असमानताओं को ही मनुष्य के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि जब मनुष्य सामाजिक जीवन जीना या व्यतीत करना शुरू करता है तो वो इसके भीतर ही एक ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पर कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है, कुछ लोगों के पास कम संपत्ति हो जाती है। और यहाँ पर हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि रूसो किस तरीके से अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं और उसमें वह मानव सभ्यता के विकास को कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर रूसो की दो पुस्तकें हैं, एक जो सेकेंड डिस्कोर्स में वो एक वर्णन प्रस्तुत करते हैं और दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर वो जनरल विल के विचार प्रस्तुत करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर है। शुरुआती अध्ययन यानी कि शुरुआती रूप में मानव सभ्यता का कैसे विकास हुआ, मनुष्य दुनिया में कैसे आए, यह वर्णन काफ़ी हद तक एक साथ सामने आता है। लेकिन पहले वर्णन में रूसो यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमीर लोगों ने गरीब लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जनरल विल बनता है और जनरल विल किस तरीके से मनुष्यों के लिए एक ऐसी स्वतंत्रता का साधन हो सकता है जिस तरह की स्वतंत्रता वो प्राकृतिक अवस्था में पाते थे, जहां वो उन्मुक्त रूप से प्रकृति के साथ रहते थे। तो ये दो बिंदुओं के साथ हम अगर आगे के वर्णन की तरफ बढ़ें तो हम यह कह सकते हैं कि रूसो यह मानते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था थी, यानी कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जब मनुष्य इस दुनिया में आया, तो उसमें जो मनुष्य था वो काफ़ी हद तक एक जानवर की तरह ही था। बस उसमें दो तरह की भावनाएं थीं और वो थी कि वह खुद से प्यार करता था और उसमें करुणा की भावना थी। और इस लिहाज से रूसो यह कहते हैं कि या हम यह कह सकते हैं कि रूसो का जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है प्राकृतिक अवस्था में, वो हॉब्स और लॉक से अलग है। हॉब्स का जो व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, लॉक का जो व्यक्ति है वह तार्किक है, दूसरों की स्थितियों को समझता है। लेकिन रूसो का जो व्यक्ति है वह एक तरीके से मासूम उसे हम दर्जा दे सकते हैं और वो काफ़ी हद तक जानवरों के सदृश ही हैं, सिवाय इसके कि उसमें करुणा की भावना है और वो अपने लिए भी कुछ अच्छी चीज़ों की चाह रखता है। रूसो बताते हैं कि खुद से प्यार करने या आमोर डे सोई की भावना आत्मसंवर्धन या आमोर प्रॉपरी की भावना से अलग होती है। यह भावना सिर्फ समाज में विकसित होती है, यानी कि आमोर प्रॉपरी की भावना जो है वो समाज में विकसित होती है, जहां हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद का विकास करने की कोशिश करते हैं। रूसो के अनुसार दो ऐसी भावनाएं हैं जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करती हैं। पहला स्वतंत्र इच्छा और दूसरा आत्म सुधार की क्षमता, जिसे वे परफेक्टिबिलिटी कहते हैं। रूसो बताते हैं कि धीरे धीरे अकेले रहने वाले मनुष्य साथ साथ रहने लगते हैं और बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाएं मनुष्यों को एक स्थान पर लाती हैं, परिवार का निर्माण होता है और भाषा का विकास होता है। रूसो भाषा के विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और वे ये कहते हैं कि ये जो साधारण पारिवारिक जीवन धीरे धीरे मनुष्य शुरू करते हैं, प्राकृतिक आपदा आने के बाद एक साथ रहना शुरू करना, उससे वो जो है वो मानव इतिहास की प्रथम क्रांति थी और वे यह इसे मानव सभ्यता के स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, जहाँ पर मनुष्य परिवार के रूप में रहना शुरू करते हैं। रूसो ने धातुओं की खोज और खेती के विकास को मानव की दूसरी क्रांति की संज्ञा दी है। वे यह मानते हैं कि इसने मनुष्यों को सभ्य बनाया और मानवता को बर्बाद कर दिया।
और इसके यानी कि वो धातुओं की खोज और खेती को बहुत सकारात्मक दिशा में नहीं देखते हैं, क्योंकि इसी के से उनका यह मानना है कि धीरे धीरे निजी संपत्ति का उभार होता है और मनुष्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके प्रकृति से और अपने स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से दूर होते जाते हैं। खेती के कारण ही मनुष्यों में भूमि के टुकड़े को अपनी संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति आई और निजी संपत्ति का विकास हुआ। निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिए जाने के बाद और अमीर और गरीब के अंतर का विकास हुआ। रूसो यह मानते हैं कि निजी संपत्ति के उदय के बाद निर्मित समाज सभ्य नहीं होता है, यह शोषणकारी और शत्रुतापूर्ण संबंधों पर आधारित होता है। इसलिए यह अचरज की बात नहीं है कि कॉलेटी रूसो को मार्क्स का पूर्ववर्ती मानते हैं। मार्क्स का पूर्ववर्ती मानने का अर्थ यह है कि मार्क्स जिस तरीके से संपत्ति को सारी समस्याओं की जड़ मानते हैं, निजी संपत्ति को, और वह यह परिकल्पना करते हैं कि जब साम्यवाद का दौर आएगा तो निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उसी तरीके से रूसो के लेखन में भी हम संपत्ति की एक तीखी आलोचना पा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि संपत्ति की स्थापना होने के साथ ही मानव जीवन की कई सारी समस्याएं सामने आईं। हालांकि हम आगे यह देखेंगे कि रूसो मार्क्स की तरह संपत्ति के संस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की बात नहीं करते हैं। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति ना हो कि वह दूसरे व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने लगे। लेकिन निश्चित रूप से उनके लेखन, रूसो के लेखन में और जो मार्क्स के लेखन में संपत्ति को लेकर काफ़ी हद तक समानताएं मौजूद हैं। जब वो इसकी आलोचना करते हैं तब दोनों ही निजी संपत्ति पर तीखा हमला बोलते हैं। समय के साथ रूसो यह कहते हैं कि आर्थिक असमानता में काफ़ी वृद्धि हुई और ये सेकेंड डिस्कोर्स का पूरा वर्णन है। अमीरों की संख्या कम थी, इसलिए वे गरीबों से डरने लगे, क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा थी और उन्हें यह डर हुआ कि गरीब उनकी संपत्ति ले सकते हैं। फिर अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार और कानून जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने एक ऐसे निष्पक्ष प्रशासन पर बल दिया जो हर किसी के हित की तरफदारी करे। रूसो के अनुसार यह मूल सामाजिक समझौता था। अमीरों ने गरीबों के खिलाफ तिकड़म का प्रयोग किया, क्योंकि वे मानते हैं कि इस प्रकार की सरकार निष्पक्ष नहीं थी। जो सरकार निष्पक्ष बनाने का दावा या वायदा अमीर लोगों ने किया था। अमीर लोगों ने ऐसे सरकार बनाने का बस दिखावा किया और जो ऐसे सरकार बनी उसने अमीरों के बजाय गरीबों की बजाय अमीरों के हितों की तरफदारी की, अमीरों का पक्ष लिया, उनके हितों की सुरक्षा करने के सारे उपाय किए। रूसो कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर असमानता का पहला चरण था, सरकार और शासित के बीच का अंतर असमानता का दूसरा चरण था और मालिक और दास के बीच का अंतर असमानता का अंतिम चरण था। यानी कि असमानता लगातार बढ़ती गई और जो गरीब थे, जिन्होंने हर तरह की उदारवादी व्यवस्था की ओर जो आगे बढ़े थे, जिन्हें यह लगा था कि इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी, असल में वो इससे अमीरों के जाल में फंस गए। जब मैं यहाँ उदारवादी व्यवस्था कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि जिस तरह का दावा या वायदा रूसो के अनुसार अमीरों ने गरीबों को किया, वो एक ऐसी व्यवस्था का वायदा कर रहे थे जो काफ़ी हद तक उदारवादी व्यवस्था की तरह ही थी, जहाँ पर गरीबों की बातें भी सुनी जाती, जहाँ पर एक मनमानेपन के शासन का विरोध होता, जहाँ एक ऐसी व्यवस्था होती जो हर किसी का ख्याल रखती। लेकिन रूसो कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से रूसो के लेखन में काफ़ी तीखी आलोचना की गई है तार्किकता की, आधुनिक सभ्यता की। लेकिन क्या रूसो पूरी तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करके एक ऐसी अवस्था में जाने की वकालत करते हैं जहाँ से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था, यानी कि जहाँ मनुष्य अपनी आरंभिक अवस्था में थे? निश्चित रूप से रूसो यह मानते हैं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो फिर रूसो का जो मुख्य लक्ष्य है वो यह है कि जो वर्तमान सभ्यता है, उसी वर्तमान सभ्यता के भीतर एक ऐसे मैकेनिज़्म या एक ऐसे संयंत्र की स्थापना की जाए जिससे मनुष्य उसी स्वतंत्रता का फिर से उपभोग कर पाएँ जो स्वतंत्रता उन्हें प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति के करीब रहते हुए, अपने स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए प्राप्त थी। और इसके लिए ही वे एक सामाजिक समझौते का विचार प्रस्तुत करते हैं और वे कहते हैं कि इस सामाजिक समझौते के माध्यम से जो मनुष्य हैं वो
जनरल विल या सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं। और इसी के माध्यम से वो ये कहते हैं कि मनुष्य सभ्यता द्वारा पैदा किए गए तमाम विकृतियों से बाहर निकल सकते हैं और वे एक ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं जहां वो फिर से स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा का निर्धारण कर पाएंगे। और इसी व्यवस्था की खोज के लिए रूसो कहते हैं कि लोगों के बीच में एक सामाजिक समझौता होता है और सामान्य इच्छा को संप्रभु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस सामाजिक समझौता में यह कहा जाता है कि हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी सभी शक्तियों को साझा रूप में सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखता है और अपने कॉर्पोरेट या निगमनात्मक क्षमता में हम प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविभाज्य भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक तरीके से सामान्य इच्छा का जो ये पूरा विचार है वह इस बुनियादी विश्वास पर टिका हुआ है कि यह हर किसी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य इच्छा अपने आप में संप्रभु होती है और यह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। रूसो मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति खुद के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करे। चूँकि सामान्य इच्छा हर किसी की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, इसलिए यह व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। इसलिए सिर्फ संप्रभु की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामान्य इच्छा के रूप में संप्रभु की स्थापना होनी चाहिए। तो ये जो संप्रभु या सॉवरेन जो सामान्य इच्छा के रूप में सामने आता है, उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रूसो की जो संप्रभु की अवधारणा है वो किस तरीके से हॉब्स और लॉक से अलग है। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की स्थिति से मजबूर होकर जब लोग आपस में समझौता करते हैं तो वे लेवियाथन के रूप में एक ऐसे बाह्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का निर्माण करते हैं जो उनके ऊपर शासन करता है। व्यवस्था कायम रखना और लोगों को सुरक्षा देना लेवियाथन का प्रमुख काम है। हॉब्स यह कहते हैं कि व्यक्ति जब प्राकृतिक अवस्था में अपने अस्तित्व को लेकर काफ़ी चिंतित परेशान हो जाते हैं और वो प्राकृतिक अवस्था से ऊब जाते हैं तो आपस में समझौता करके लेवियाथन का निर्माण करते हैं, जो समझौते का भाग नहीं होता है बल्कि उसका परिणाम होता है। और यह मुख्य रूप से लोगों को सुरक्षा देने और व्यवस्था कायम रखने के लिए निर्मित होता है। और इस लिहाज से व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से लेवियाथन पर निर्भर होते हैं। दूसरी ओर जब जॉन लॉक अपने संप्रभु की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो वे यह कहते हैं कि इस संप्रभु को व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान करना होगा और इस संदर्भ में वो जीवन के अधिकार और संपत्ति के अधिकार और कुछ अन्य स्वतंत्रताओं को या स्वतंत्रताओं के अधिकार को सम्मिलित करते हैं। तो ये जो तीनों अधिकार हैं जो कि एक मूल रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में सामने आते हैं, उसके सम्मान की बात लॉक के संप्रभु में निहित है। और जो रूसो का संप्रभु है वहाँ पर जो मुख्य धारणा है वह यह है कि संप्रभु हर व्यक्ति की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। हर व्यक्ति संप्रभु के माध्यम से या संप्रभु के हिसाब से काम करते हुए खुद के लिए स्वतंत्रता हासिल करता है, क्योंकि सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। अब सवाल यह सामने आता है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे समझ सकते हैं। सामान्य इच्छा को समझने के संदर्भ में वो कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो तरह के आत्म होते हैं, उच्चतर आत्म और निम्नतर आत्म। उच्चतर आत्म के हिसाब से व्यक्ति तब काम करता है जब वो उदात्त मूल्यों, उदात्त भावना, व्यापक, बड़ी और अच्छी भावना से काम करता है। और जब वो संकुचित और स्वार्थी भावना से काम करता है तो वह निम्नतर आत्म के हिसाब से काम करता है। और उच्चतर आत्म और निम्नतर आत्म की परिभाषा को समझने के लिए हम आम जिंदगी में कई उदाहरण देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ते हैं। एक दिन आप उसी क्लासरूम में जाते हैं और उस क्लासरूम में आप ये पाते हैं कि एक महंगा मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है और आपका निम्नतर आत्मा आपसे यह कह सकता है कि आज का दिन बड़ा अच्छा रहा कि एक मोबाइल फ़ोन मिला, और आप धीरे से उस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख सकते हैं। आपका उच्चतर आत्म आपसे यह कहेगा कि शायद यह मोबाइल फ़ोन किसी व्यक्ति का खो गया है और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसे प्रिंसिपल के रूम में वापस दे दूं और अपने क्लास में दोस्तों को यह बता दूं कि किसी का मोबाइल क्लासरूम में छूट गया था
जो मुझे मिला और मैंने उसे प्रिंसिपल ऑफिस में दे दिया है, वो जाकर उसे ले ले। इसी तरीके से कई अन्य घटनाएं हो सकती हैं जहां हम अपने काम करने के तरीके से यह पा सकते हैं कि हम उच्चतर आत्म के हिसाब से काम कर रहे हैं या निम्नतर आत्म के हिसाब से, हम उदात्त या बड़े मूल्यों के हिसाब से काम कर रहे हैं या संकुचित और छोटे हित के हिसाब से। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है, और यहीं पर सामान्य इच्छा की समस्या भी पैदा होती है कि रूसो यह मानते हैं कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं है, सामान्य इच्छा अल्पमत की इच्छा नहीं है और सामान्य इच्छा आम सहमति भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा क्या है, इसे समझाने के लिए हम फिर से कुछ उदाहरणों पर बात कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि रूसो जो है वो कॉमन विल और जनरल विल में अंतर करते हैं। कॉमन विल का मतलब हुआ कि एक ऐसा विल जिस पे सबकी सहमति हो, पर जनरल विल जो होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे गांव की कल्पना करते हैं जहां पर हर किसी को हुक्का पीने की आदत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अब अगर इन लोगों से यह कहा जाए कि हुक्का पर प्रतिबंध लगा देना है क्योंकि ये हो सकता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह मुमकिन है कि सभी लोग इस बात पर सहमत होकर कहें कि हुक्का पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पुरखों से चली आ रही आदत है, हम इसमें एक तरह का आनंद लेते हैं और हमने तो नहीं देखा है कि इससे किसी की मृत्यु होती है। उदाहरण के तौर पर लोग यह तर्क दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो जनरल विल है, जो इस आम सहमति के कॉमन विल से अलग होगा, वो यह कह सकता है कि तंबाकू का अगर प्रयोग हुक्का में किया जा रहा है और चूंकि तंबाकू से कैंसर होने की संभावना अधिक है, इसलिए इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या लगाया जाना चाहिए। तो जनरल विल जो है वो कई बार इस मामले में उदाहरण के तौर पर जो कॉमन विल है, जो लोगों की आम सहमति है, उससे अलग जाता है। और इसी आधार पर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो बहुमत का जो इच्छा होती है वो सामान्य इच्छा नहीं भी हो सकती है, कई बार हो भी सकती है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमेशा बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी या अल्पमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी। जो सामान्य इच्छा है वो इन सब चीज़ों से अलग है और हम इसे उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सामान्य इच्छा ऐसी इच्छा है जिसे हर व्यक्ति का उच्चतर आत्म स्वीकार करता है, और ऐसी स्थिति में हर मुद्दे पर यह तय करना कई बार कठिन भी हो सकता है, और कई बार इसीलिए सामान्य इच्छा के विचार की आलोचना भी की जाती है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जो रूसो का जो संप्रभु है वह इस मामले में काफ़ी मजबूत संप्रभु के रूप में सामने आता है कि रूसो यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा के हिसाब से काम नहीं करना चाहता है उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि रूसो यह मानते हैं कि जब व्यक्ति सामान्य इच्छा के हिसाब से काम करते हैं तो वे स्वतंत्र होते हैं, और जब कोई और व्यक्ति अगर इसके अनुसार काम करने के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह अपने निम्नतर आत्म के हिसाब से काम कर रहा है, वो अपने संकुचित हितों को देखते हुए काम कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है तो उसे इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वह उच्चतर आत्म के हिसाब से या जनरल विल के हिसाब से काम करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्रग्स लेता है, नियमित तौर पर लेता है, और लोग कानून के माध्यम से यह फैसला करते हैं कि ऐसा करना गलत है, ये एक जनरल विल के रूप में सामने आता है, फिर भी वो व्यक्ति ऐसे मानने के लिए इनकार करता है, तो रूसो कहते हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति हो, रूसो खास तौर पर इस स्थिति का उदाहरण नहीं लेते हैं, ये उदाहरण मेरा है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी खास स्थिति हो तो रूसो कहते हैं कि जनरल विल के हिसाब से, सामान्य इच्छा के हिसाब से व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो हॉब्स के विपरीत रूसो नागरिक समाज में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को संप्रभु के खिलाफ जीवन का अधिकार कायम रखने की अनुमति भी नहीं देते हैं। जब सामान्य इच्छा अपने एक सदस्य को अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए कहती है तो उसे ऐसा करना पड़ता है। लॉक के विपरीत रूसो का संप्रभु सीमित नहीं है, यह असीम है और हर जगह उपस्थित है। तो इस लिहाज से जो रूसो की जो संप्रभु की अवधारणा है वो ज़्यादा व्यापक स्तर पर सामने आती है
और वो लॉक और हॉब्स से भी आगे जाते हैं। लॉक से तो निश्चित रूप से आगे जाते हैं, हॉब्स से भी इनका विचार जो रूसो का संप्रभु है वो ज़्यादा सख्त संप्रभु के रूप में सामने आ सकता है। अब अगर हम रूसो के आदर्श शासन व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से वो यह बात कहेंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था आदर्श शासन व्यवस्था होगी जिसमें सामान्य इच्छा के अनुसार शासन चले, और इस लिहाज से वो यह मानते हैं कि जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होता है वह एक बेहतर लोकतंत्र नहीं होता है। रूसो ऐसा क्यों कहते हैं? रूसो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो वास्तव में लोगों की इच्छाओं को सामने नहीं ला पाते हैं। एक बार प्रतिनिधियों को चुन लिया जाता है, उसके बाद एक निश्चित अवधि तक प्रतिनिधि अपने मन के हिसाब से काम करते हैं और अधिकांश मसलों पर वो उन लोगों की इच्छाओं को सामने नहीं रखते हैं जिन लोगों ने वोट देकर उनको चुना है। तो इस लिहाज से जो रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व का बुनियादी तर्क है वो काफ़ी ही एक भ्रष्ट किस्म का तर्क बन जाता है और यहाँ पर प्रतिनिधि अपनी मनमानी करते हैं। इस लिहाज से वो इसका एक तरीके से विरोध करते हैं और वो यह मानते हैं कि जो आदर्श शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए या एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस्म की व्यवस्था होनी चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि इस तरह की शासन व्यवस्था जो हो, जो आदर्श शासन व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस शासन व्यवस्था में लोगों के पास निजी संपत्ति हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों के जीवन को नियंत्रित करने लगे, दूसरे लोगों को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करने लगे। इसलिए रूसो ये चाहते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार हो वो कुछ हद तक नियंत्रित हो, लोग अपनी संपत्ति रखें लेकिन वो सीमित मात्रा में रखें और वो असीमित ना हो, वो दूसरों के जीवन को प्रभावित ना करें नकारात्मक तरीके से कम। रूसो ने अपनी पुस्तक इन कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड में आदर्श व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बुनियादी आयामों को रेखांकित किया है। मिसाल के तौर पर वह मानते हैं कि सामान्य इच्छा का अस्तित्व होना चाहिए ऐसे इस प्रकार के शासन व्यवस्था के लिए, और उसके लिए जो पूर्व शर्त है, जो बुनियादी शर्त है वह यह है कि राजनीतिक समुदाय एक छोटा और राजनीतिक रूप से समरूपी समाज हो। तो ये छोटा समाज होने पर ही, और हमने अरस्तू के विचारों को देखा है, वहाँ पर भी जिस तरीके से नागरिकता के व्यवहार की बात की जाती है या प्राचीन ग्रीक समाजों में जिस तरीके का प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, वहाँ हर जगह वह तभी वर्क कर पाता है, तभी काम कर पाता है, तभी कारगर होता है जब वह छोटे स्तर पर लागू हो, अन्यथा इसको प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, रूसो यह कहते हैं कि जो राष्ट्र होता है वह नियमों या नियमनों और कानूनों के आधार पर नहीं बल्कि प्रथाओं और चरित्र के आधार पर एकीकृत होता है। एक राष्ट्र के भीतर जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जीवन, उनकी भोजन प्रणाली एक जैसी होती है और ये एक जैसी जलवायु में रहते हैं, यानी कि वो राष्ट्र की जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वो काफ़ी हद तक हमें सीमित भी लग सकती है, लेकिन वो ये मानते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र तभी बनेगा जब वो प्रथाओं के आधार पर जुड़ा हो, जहाँ लोग एक तरह की जलवायु में रहते हों, जहाँ उनका जो इतिहास हो वो एक तरीके से हो। तो रूसो इस आधार पर एक राष्ट्रवाद की बुनियाद रखते हैं और इसमें फिर वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जोड़ना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इस लोकतंत्र होता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की संभावना ज़्यादा होती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह संभावना इस रूप में सामने आती है कि लोग खुलकर अपने विचारों को सामने रख पाते हैं, लोग एक तरीके से जुड़ाव की भावना आपस में रखते हैं और फिर समुदाय के स्तर पर किस तरह की चीज़ें पूरे समुदाय के लिए या राष्ट्र के लिए बेहतर होंगी वो उसको फैसला करने का काम करते हैं। असल में जो रूसो हैं वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच में एक जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं। वे यह मानते हैं कि ऐसे समाज में लोकतंत्र स्थापित करना ज़्यादा आसान होगा जहां लोग पहले से ही धर्म और भाषा जैसे सांस्कृतिक कारकों से जुड़े हुए हों। रूसो यह भी कहते हैं कि एक सिविल रिलीजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह विचार अपने आप में काफ़ी रोचक है
और ये सिविल रिलीजन में वो धर्म की भूमिका को कुछ हद तक कम भी करते हैं। वो कहते हैं कि सिविल रिलीजन या नागरिक धर्म जिसे हम कह सकते हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और अगर जो समाज में दूसरे धर्म हैं उनके कुछ मूल्य इस सिविल रिलीजन के अनुरूप हैं तो उन्हें भी स्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा टकराव की स्थिति होने पर जो अन्य तरह के धर्म हैं समाज में और जो सिविल रिलीजन है उसमें सिविल रिलीजन को महत्व मिलना चाहिए। यह अपने आप में काफ़ी हम कह सकते हैं रैडिकल प्रस्ताव है। कुछ इस तरह की बातें हम मैकियावेली के लेखन में भी पा सकते हैं। जो रूसो जो बात कहना चाह रहे हैं, अगर हम उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो इसका अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि एक सिविल रिलीजन, उदाहरण के तौर पे कई लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए उसका संविधान एक सिविल रिलीजन है, तो अगर इसी तरह का कोई सिविल रिलीजन कोई भी लोकतंत्र अपनाता है तो उसका मायने यह है कि जो दूसरे धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उसके भीतर अगर कुछ ऐसा प्रस्ताव है जो सिविल रिलीजन से टकराता है तो सिविल रिलीजन को वरीयता मिलनी चाहिए। और अगर हम इस आधार पर देखें तो हमारे देश में अगर हम संविधान को सिविल रिलीजन मानते हैं तो बहुत तरह की जो दकियानुसी कट्टरपंथी बातें हैं जो अन्य धर्मों से सामने आती हैं, उन्हें संविधान से चुनौती साफ तौर पर दी जा सकती है या संविधान को ज़्यादा वरीयता दी जा सकती है, जो कि कानून स्तर पर हमारे देश में है भी, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहार के स्तर पर हमें ऐसी स्थिति कई बार नहीं दिखती है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो सिविल रिलीजन का विचार रूसो प्रस्तुत कर रहे हैं वह अपने आप में काफ़ी रैडिकल किस्म का है, जो कि समाज में एक ख़ास तरीके से मूल्यों को समाहित करने, संजोने और आगे बढ़ाने की ओर ले जा सकता है। रूसो के विचारों में सेंसरशिप को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। वे चाहते हैं कि लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो, लोग राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें, उसके हिसाब से अपने सोच का विकास करें। ऐसी शिक्षा दी जाए जैसे लोगों के भीतर इस तरह की भावना का विकास हो, और इसके लिए ज़रूरत हो तो सेंसरशिप किया जाए। सेंसरशिप का अर्थ यह है कि हर तरह के विचारों को स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से लोगों के सामने न आने देने की प्रवृत्ति, लोगों के सामने उसी तरह के विचारों को आने देने की प्रवृत्ति जो एक खास तरीके के सोच के अनुकूल हों, जिससे एक खास तरीके की सोच को बढ़ावा मिलता हो। और रूसो यह मानते हैं कि अगर हमें लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है, अगर उन्हें नकारात्मक तरीके से सोचने से रोकना है, अगर उन्हें सिविल रिलीजन के अनुसार सोचने के लिए प्रेरित करना है, तो यह कोशिश की जानी चाहिए कि सेंसरशिप को इस्तेमाल किया जाए, लोगों के भीतर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया जाए। और इसके बाद वह यह कहते हैं कि जब अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं बहुत सारे देशों में, तो अलग अलग तरह के शासन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि रूसो इस बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि जो व्यवस्था वो बनाना चाहते हैं आदर्श व्यवस्था के रूप में, वह एक छोटे समुदाय की व्यवस्था होगी जिसमें लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, और जो सरकार का काम करने के लिए समिति बनेगी उसके प्रदर्शन पर सबसे पहले विचार किया जाएगा इस तरह की बैठक में। और रूसो यह भी मानते हैं कि जो सरकार जो है, जो छोटा अगर राज्य है तो वहाँ पर सरकार के पास कम से कम शक्तियाँ होनी चाहिए। अगर बड़ा राज्य है तो उसको नियंत्रित करने के लिए शायद सरकार के पास ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उनका जो आदर्श राज्य है वो छोटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ ना हों। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई मध्यम आकार का देश है तो वहाँ पर चुने गए कुलीन व्यक्ति का शासन होना चाहिए। समृद्ध राष्ट्रों के लिए वे राजतंत्र को सही मानते हैं, गरीब और छोटे राज्यों के लिए उन्होंने लोकतंत्र की तरफदारी की। और वे ये कहते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण, अगर कोई बड़ा राज्य है तो वहाँ अगर शक्तियों का केंद्रीकरण रोकना है तो वो संघवाद को अपना सकता है, फेडरलिज्म को अपना सकता है, जिससे कि एक जगह पर शक्तियाँ केंद्रित ना हो और शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों के पास बटी हुई हों।
और अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तो इस विकेंद्रीकरण को रोकने के लिए, इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से शक्ति का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। रूसो यह बोलते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा था जब मैं सामान्य इच्छा की बात कर रहा था कि सामान्य इच्छा को हम यह नहीं कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है या सामान्य इच्छा जो है वो सर्वानुमति या आम सहमति है। लेकिन रूसो यह बोलते हैं कि अगर हम एक ऐसे सभा में बैठे हैं या हम एक ऐसे समुदाय के साथ रह रहे हैं जहाँ पर लोगों को इस तरीके से शिक्षा दी गई है, इस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है कि वे अपने उच्चतर आत्म के हिसाब से सोचते हैं, निम्नतर आत्म के हिसाब से नहीं सोचते हैं, और ऐसी सभा में या ऐसे समुदाय में किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो इस स्थिति में हम उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करने वाले लोगों के बीच में बहुमत के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए वो यह मानते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें लोगों के भीतर उच्चतर आत्म का विकास हो, और इसी संदर्भ में हम उनके द्वारा राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने, सेंसरशिप के विचार को बढ़ावा देने, एक खास तरह की शिक्षा को बढ़ावा देने के विचार को या प्रस्तावों को देख सकते हैं। रूसो के विचारों में कई तरह के अंतर विरोध पाए जाते हैं जो निश्चित रूप से इनके विचारों की प्रासंगिकता पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। रूसो के विचारों में जो जैसे एक आयाम इस रूप में सामने आता है कि वे महिलाओं की भागीदारी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं में तार्किकता की प्रवृत्ति नहीं होती है, रीज़न उनमें नहीं होता है, और अगर वो राजनीतिक जीवन में आती हैं तो कई तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। निश्चित रूप से ये जो विचार हैं कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय में इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, और कई स्तरों पर यह लग सकता है कि रूसो का विचार इतने 100 वर्षों के अंतराल होने के बावजूद भी अरस्तु के विचारों के नज़दीक जाता है। तो इस हिसाब से ये जो विचार है वो रूसो के लेखन में एक गंभीर खामी, गंभीर सीमा के रूप में सामने आती है। दूसरा, रूसो के सामान्य इच्छा की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है कि असल में हम रूसो के सामान्य इच्छा को समझे तो कैसे समझें, जब वो ये कहते हैं कि ना तो ये अल्पमत की इच्छा है, ना तो ये बहुमत की इच्छा है, ना तो ये आम सहमति है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने बताया कि हम कुछ उदाहरण देकर इसे समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा ही यह समस्या सामने आएगी कि आखिर उच्चतर आत्म क्या है। हमेशा ही यह समस्या सामने आएगी कि कौन व्यक्ति इस बात को तय करेगा कि कोई व्यक्ति उच्चतर आत्म के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। इस बात की भी संभावना है कि बहुत से मामलों में बहुमत या कोई एक व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि वह यह तय करेगा कि असल में सामान्य इच्छा क्या है। वह इस बात का फैसला लेगा कि कोई व्यक्ति अपने उच्चतर आत्म के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो एक पूरी स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहाँ पर रूसो का विचार सिर कटे लेवियाथन जैसा लगने लगता है। सिर कटा लेवियाथन का मतलब क्या है? जब हम लेवियाथन की बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स एक ऐसे संप्रभु के रूप में लेवियाथन की कल्पना करते हैं जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं जो लोगों के जीवन को पूरी तरीके से। अब अगर हम रूसो के विचार को देखें तो इसमें जो सामान्य इच्छा का विचार है, अगर किसी भी संस्था को, अगर किसी भी समुदाय को के बहुमत को, या अगर किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह यह तय करे कि कब और किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने उच्चतर आत्म से काम कर रहा है, तो वह व्यक्तियों की या लोगों की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इस तर्क का प्रयोग कर सकता है कि व्यक्ति या समूह अपने निम्नतर आत्म के हिसाब से काम कर रहे हैं, और इसके माध्यम से वह लोगों के जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है। एक विचार के रूप में सामने आकर यह लेवियाथन की तरह काम कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि यह लेवियाथन एक व्यक्ति है या लोगों का समूह है, लेकिन एक विचार के रूप में यह ज़रूर है। तो इसीलिए इसे सिर कटे लेवियाथन की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, रूसो असीम संप्रभुता पर जोर देते हैं। लोगों को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यहाँ पर फिर से ये जो मैंने दूसरा आलोचना प्रस्तुत की, ये उसी का विस्तार है। यानी कि जब वो ये कहते हैं कि लोगों को सामान्य इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि इससे
लोगों की जो स्वतंत्रता होती है उस पर हमेशा ही एक खतरा मंडराता रहेगा। यानी इस बात की पूरी संभावना रहेगी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि लोग जिस चीज़ को अपनी स्वतंत्रता नहीं मान रहे हैं उन्हें वह काम भी करने के लिए मजबूर किया जाएगा और तर्क यह दिया जाएगा कि यह चीज़ उनकी अपनी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, और इस तरह की व्यवस्था सर्वाधिकारवादी या तानाशाही व्यवस्था की ओर ले जा सकती है। तो ये पूरा एक खतरा है रूसो के विचार में, जिसे समझने की आवश्यकता है, और कई बार रूसो की इसी आधार पर आलोचना की जाती है। मिसाल के तौर पर इज़ाया बर्लिन ने अपने लेखन में जब नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिया है, तो वो इस तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता जो कि रूसो के विचारों से भी आता है उसे वो प्रश्नांकित करते हैं और उसे संदेह से देखते हैं। चौथा, रूसो का राष्ट्रवाद का विचार सीमित है। निश्चित रूप से आज के दौर में ऐसे राष्ट्र को ढूंढना बड़ा मुश्किल है जहाँ पर लोगों का भोजन, उनकी पूरी संस्कृति, उनकी जलवायु सब कुछ एक जैसा हो। इस हिसाब से अगर हम हिंदुस्तान या अपने देश के बारे में सोचें तो हमारे देश में तो पता नहीं कितने राष्ट्र हो जाएंगे, और यूरोप के शायद इक्का दुक्का देशों को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर राष्ट्रवाद की रूसों की परिभाषा को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। और ये जो राष्ट्रवाद का विचार है और इसके साथ जो दूसरे तत्व सामने आते हैं वो काफ़ी खतरनाक किस्म के हैं। सिविल रिलीजन का विचार अपने आप में आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसके साथ यह गुंजाइश भी है कि दूसरे कई तरह के व्यवहारों को, दूसरे कई तरह की सोच को इस आधार पर प्रश्नांकित कर दिया जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वह सिविल रिलीजन के अनुरूप नहीं है। और जो सेंसरशिप का जो पूरा प्रयोग करने की रूसो ने बात कही है कि लोगों को इस तरीके से शिक्षित या प्रशिक्षित करें कि उनके भीतर समुदाय से जुड़ाव और राष्ट्रवाद की भावना बढ़े, वह भी अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। और वर्तमान दौर में हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पर दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ खास तरीके के विचारों को सेंसर करने की प्रवृत्ति है, या कुछ खास तरीके के विचारों को जिसे हम कहते हैं कलंकित करने या बिल्कुल ही स्टिग्मेटाइज करने की प्रवृत्ति सामने आ रही है। तो यह जो रूसों के राष्ट्रवाद के हिसाब से हम देखें तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इस तरह की प्रवृत्ति इस लिहाज से सही है कि इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है, या इससे ऐसे विचारों का दमन होता है जो कि समुदाय के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो एक नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से हम कहें या फिर उदारवादी राजनीतिक मॉडल के हिसाब से अगर हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि भाई जो रूसो का ये पूरा विचार है राष्ट्रवाद का या सेंसरशिप का, वह अपने आप में काफ़ी खतरनाक संभावनाओं को छिपाए हुए है। इसे व्यवहार में लाया जाए तो कई तरह से लोगों की स्वतंत्रताएं सीमित हो सकती हैं। पांचवा, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उनका मॉडल काफ़ी सीमित है, वह विचार काफ़ी सीमित है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर अब करोड़ों की आबादी वाले बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इस तरह से परिकल्पना करना काफ़ी असंभव परिकल्पना की तरह है, जहाँ पर लोग एक सभा के रूप में मिलें, चीज़ों पर बिल्कुल चर्चा करें और प्रतिनिधित्व को हम पूरी तरीके से नकार दें और सिर्फ लोगों से सीधे संवाद करते हुए उनसे अलग अलग मसलों पर फैसला करने की उम्मीद करें। तो मुझे लगता है कि यह एक अप्रासंगिक किस्म का विचार बन जाता है जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। तो रूसो के विचार की इन कमियों के बावजूद हमें यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उनके विचार में समाज में मौजूद असमानता की तीखी आलोचना है। उनके विचारों में संपत्ति की इस असमानता के खिलाफ एक आक्रोश सामने आता है, जिसमें संपत्तिशाली वर्ग गैर संपत्तिशाली वर्ग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उनके विचार में सभ्यता के कारण उत्पन्न हुए दुर्गुणों के खिलाफ एक नाराज़गी, एक गुस्सा का भाव है, और इस लिहाज से ये विचार वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक हैं। रूसो यह बताते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ आधुनिक सभ्यता
को ही सब कुछ मानकर बैठेगा तो वह अपनी स्वाभाविकता को खो देगा। इसके अलावा रूसो का यह विचार भी काफ़ी प्रेरक है कि समुदाय के भीतर चर्चा की जानी चाहिए। मैंने यह बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उनका विचार काफ़ी हद तक सीमित है, लेकिन सीमित होने के बावजूद इस विचार की जो बुनियाद है, जहाँ पर वो यह कहते हैं कि सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह समुदाय की शक्ति पर हावी हो जाए, तो वहाँ और लोग खुद से संवाद करते हुए विभिन्न मसलों के पर फैसला करें, तो यह विचार जो है वह अपने आप में लोकतंत्र की बुनियादी रूप से प्रेरक विचार माना जा सकता है। दूसरा यह भी है कि जब वो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें या सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार उनके लेखन से सामने आता है, यानी कि जहाँ वो व्यक्ति की उच्चतर आत्म के कार्य को प्रेरित करने की बात करते हैं, तो उसमें एक तरह का खतरा ज़रूर है कि यह लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर हमला कर सकता है, लेकिन कई बार यह लोगों के जीवन को सही दिशा में भी ला सकता है। और इस लिहाज से रूसो का यह अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति होता है उसके भीतर एक निम्नतर आत्म होता है और एक उच्चतर आत्म होता है, और अगर उस व्यक्ति को वास्तव में स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, उसे अपनी बुनियादी स्वतंत्रता के हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी देनी है, तो यह होना चाहिए कि व्यक्ति को अपने उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। और जब सभी व्यक्ति उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करेंगे तो एक ऐसी सामान्य इच्छा का उभार होगा जो सामुदायिक जीवन को भी बेहतरी की ओर ले जाएगी और व्यक्ति को भी वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। तो निश्चित रूप से विविध सीमाओं के होने के बावजूद रूसो के विचार में कई क्रांतिकारी तत्व भी हैं, कई ऐसे तत्व भी हैं जो आज भी हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक बेहतरीन आलोचना प्रस्तुत करते हैं और हमें एक ज़्यादा बेहतर विकल्प के लिए सोचने को मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं। रूसो के संदर्भ में इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम एक नए पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक के लेखन और विचारों पर बात करेंगे। नमस्कार।